नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परैर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है और उसी क्रम में ये जीके जीएस का अगला वीडियो। आइए दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आप वीडियो को शुरू से देखें। शुरू से कहने का मतलब कि आप पहले वीडियो दूसरी वीडियो ऐसे देखते हैं क्योंकि वहाँ से सिक्वेंस आपको पता चलेगा, क्योंकि मैं और बहुत सारी जानकारी पहले बता के आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? पहला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र। कौन सी हुआ करती थी दोस्तों? पाटलिपुत्र। अब हम थोड़ा सा पाटलिपुत्र के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी बताते हैं। देखो, अगर मैं मौर्य साम्राज्य की बात करूं तो मौर्य साम्राज्य की बात करूं तो मौर्य साम्राज्य, राइटिंग थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। मौर्य साम्राज्य की अगर मैं समयावधि की बात करूं तो मौर्य साम्राज्य की समयावधि, इसके शासनकाल की बात करूं तो मौर्य साम्राज्य की जो समयावधि थी वो लगभग मौर्य साम्राज्य की समयावधि की लगभग 321 से 185 ईसा पूर्व तक था। ठीक है दोस्तों। अब अगर हम यहाँ से देखें, ठीक है, तो पाटलिपुत्र का मतलब, देखो पाटलिपुत्र है कहाँ पर? तो पाटलिपुत्र, अगर मैं वर्तमान की बात करूँ तो पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना शहर पटना शहर के पास स्थित है। पटना शहर के पास स्थित है। पटना शहर के पास स्थित है। ठीक है दोस्तों। अगर मैं पटना शहर की पाटलिपुत्र की और बात करूं तो पटना शहर को कभी पाटलिपुत्र या पाटलिपट्टन के नाम से भी जाना जाता था। पटना शहर को कभी पाटलिपुत्र या पाटलिपट्टन के नाम से जाना जाता था। देखो हुआ क्या था, मैं बताऊं आपको। आपने पढ़ा होगा कि प्राचीन भारत में जो भारत था, प्राचीन भारत में भारत को 16 महाजनपदों में बांटा गया था। कितने महाजनपदों में? प्राचीन भारत की अगर मैं बात करूं तो प्राचीन भारत जो था 16 महाजनपदों में बटा था। उस 16 महाजनपदों में एक सबसे शक्तिशाली जो जनपद था उसका नाम था मगध। और इस मगध में अगर हम देखें, इस मगध में भी सबसे शक्तिशाली अगर शासक की बात करें तो अशोक हुआ। अशोक से पहले है ना, अगर मैं अजात शत्रु के पुत्र की बात करूं तो अजात शत्रु का एक पुत्र हुआ करता था उदयन। उसने, और वो हार्यक वंश का था, उसने कहीं ना कहीं पाटन मगध की जो राजधानी थी, मगध एक क्या था? महाजनपद। 16 महाजनपद हुआ करते थे, उसमें से एक मगध महाजनपद था। उस मगध महाजनपद की जो राजधानी थी वो कहीं ना कहीं पाटलिपुत्र स्थापित की थी, और वो अजातशत्रु का पुत्र था उदयन ने। अगर हम बात करें तो मगध की पहली जो राजधानी हुआ करती है वो पहली राजधानी गिरिवृत, जैसे आज राजगीर कहते हैं, और बाद में से पाटलिपुत्र स्थापित किया गया। इसकी उसको भी मैं बाद में लिखवाता हूँ। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो पटना शहर को कभी पाटलिपुत्र या पाटलिपट्टन के नाम से भी जाना जाता था। और इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएल में कि पटना को पाटलिपुत्र के अलावा और किस किस के नाम से जाना जाता है? तो पटना को कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता था पहले। कुसुमपुर इनके पुराने नाम है, कुसुमपुर। और पाटलीग्राम के नाम से भी जाना जाता था, कुसुमपुर, पाटलीग्राम। और एक और बहुत अच्छा नाम है अजीमाबाद, इसके नाम से भी कहीं ना कहीं जाना जाता था। ठीक है। अब मैं यहाँ से अगर बात करूँ कि मगध में, देखो मैं कहीं ना कहीं बहुत कम चीज़ें कहीं ना कहीं लिख पाऊंगा, जिससे क्या होगा, थोड़ा सा वीडियो जल्दी बने। अब हुआ क्या था कि प्राचीन भारत की अगर मैं बात करूँ, प्राचीन भारत, तो प्राचीन भारत कितने महाजनपदों में बटा हुआ करता था? 16 महाजनपद में। तो कुल महाजनपदों की संख्या कितनी होती थी? 16 महाजनपद हुआ करते थे। 16 महाजनपद। ठीक है, कितने महाजनपद हुआ करते थे? 16।
अब 16 महाजनपदों में आप ये मान के चलो, इनकी एक मगध जनपद हुआ करता था। और मगध जनपद की पहले जो राजधानी थी, मगध जनपद की पहले जो राजधानी थी, पहले जो राजधानी हुआ करती थी वो राजधानी हुआ करती थी राजगीर। क्या हुआ करती थी? राजगीर। बाद में पाटलिपुत्र बनाया, बाद में क्या बनाया गया? पाटलिपुत्र की उसकी राजधानी बनाया गया। अब क्वेश्चन ही आता है कि पाटलिपुत्र बनाया किसने था, तो उस पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा रब करके। पाटलिपुत्र राजधानी बनाई किसने थी? तो पाटलिपुत्र जो राजधानी बनाई थी, पाटलिपुत्र जो राजधानी बनाई थी वो बनाई थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र जो राजधानी बनाई थी वो पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी, मगध की राजधानी के रूप में, मगध की राजधानी के रूप में उदयन, मगध को राजधानी के रूप में उदयन आर्यक वंश, उदयन आर्यक वंश ने स्थापित किया था। उदयन आर्यक वंश ने स्थापित किया था। ठीक है। अब मैं अगर उदयन की बात करूं तो उदयन कौन था? उदयन भैया अजात शत्रु का पुत्र था। अजात शत्रु का कौन था? अजात शत्रु का पुत्र था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है? अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ये दूसरा क्वेश्चन कि जनवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों के राज्य के निवासी में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण को प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? तो इनमें से देखो, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो 100% वैकेंसी निकले तो उसमें 30% मतलब 30 जो वैकेंसी होंगी वो महिलाओं के लिए पहले से ही आरक्षित कर दी जाएंगी। और ये है उत्तराखंड। ठीक है, ये कब है? ये उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे भरतनाट्यम के बारे में है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, इसमें बस उत्तराखंड, बस इतना ही आप जान लें। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी आपको पता ही है। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी आपको पता ही है देहरादून। ठीक है, और कुछ ऐसी कोई जानकारी इसमें है नहीं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बोला जा रहा है कि किसे भारतनाट्यम नृत्य शैली के योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी दिया गया? तो ये थे राधा श्रीधर। ठीक है, कौन थे? राधा श्रीधर। अब देखो हम भरतनाट्यम के बारे में बात कर लेते हैं। देखो भरतनाट्यम एक नृत्य है, भरतनाट्यम। ठीक है दोस्तों, भरतनाट्यम, भरत मुनि, भरतनाट्यम जो था वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित था। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। आगे फिर पूछा गया है कि जो नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र, ठीक है, जो नाट्य शास्त्र संस्कृत में लिखा है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कई बार। नाट्य शास्त्र किस में लिखा? संस्कृत में लिखा एक ग्रंथ है। नाट्य शास्त्र संस्कृत में लिखा एक एक क्या है दोस्तों? ग्रंथ है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ से कि अगर आपसे कोई पूछे कि जो भरतनाट्यम है, या कहने का मतलब जो भरतनाट्यम नृत्य शैली है वो किस शास्त्र पर आधारित है? तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। ठीक है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। और ये एक कैसा तमिल संस्कृति का क्षेत्र है। भरतनाट्यम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। और नाट्य शास्त्र किस भाषा में लिखा है? तो नाट्य शास्त्र लिखा है संस्कृत भाषा में। इससे और कोई क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो नाट्य शास्त्र है किस तमिल मतलब ये किस संस्कृति का है? तो भैया ये है तमिल संस्कृति का। कौन सी संस्कृति का है? ये तमिल संस्कृति का है। कौन सी संस्कृति का है दोस्तों? तो ये तमिल संस्कृति का है। ठीक है, भरतनाट्यम की अगर मैं उपनाम की बात करूं, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम
का उपनाम अगर मैं बात करूँ कि इसका उपनाम क्या है, तो भरतनाट्यम का उपनाम जो है दोस्तों, ये पूछा गया क्वेश्चन है, दासी अट्टम। इसका उपनाम क्या है? दासी अट्टम। ठीक है, इसका जो उपनाम है वो क्या है दोस्तों? दासी अट्टम। अगर मैं और आगे बात करूँ इसके बारे में, तो भरतनाट्यम की जो शुरुआत है, पूछा जाता है भरतनाट्यम की शुरुआत किस शब्द से की जाती है, या मतलब भरतनाट्यम की शुरुआत को हम क्या कहते हैं। ठीक है, भरतनाट्यम की जो शुरुआत है, उस शुरुआत को क्या कहा जाता है? तो भरतनाट्यम की शुरुआत को दोस्तों अली रिप्पू कहा जाता है। अली अली रिप्पू कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अली रिप्पू कहा जाता है। अगर मैं समाप्त की बात करूं, भरतनाट्यम की समाप्ति की बात करूं, कि समाप्ति या जब समाप्ति होती है, समाप्त में इसे क्या कहा जाता है? भरतनाट्यम की समाप्ति की बात करूं तो समाप्ति में से कहा जाता है तिल्लाना। क्या कहा जाता है? तिल्लाना। एक बार क्वेश्चन शायद एसएससी द्वारा पूछा गया है कि तिल्लाना किस शब्द से संबंधित है, किस नाट्य शास्त्र से संबंधित है, तो भरतनाट्यम से संबंधित है। अब मैं अगर कुछ नाम की बात करूं तो कुछ नाम जैसे जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं, इसके लिए नाम कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे लीला सैमसन, लीला सैमसन, ये इसी नृत्य से संबंधित हैं दोस्तों। यामिनी, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि यामिनी किस मूर्ति किस नृत्य से संबंधित है, तो यामिनी कृष्ण मूर्ति, कृष्ण मूर्ति वो इसी से संबंधित है। फिर रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी ये भी इसी से संबंधित है। ठीक है, और मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई ये भी इसी क्षेत्र से संबंधित है। अब यहाँ से क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए, एक बार पूछा गया क्वेश्चन है कि बताइए जो हेमा मालिनी है, हेमा मालिनी बहुत फेमस एक्टर हैं, आपने सुना होगा, एक्ट्रेस हैं, जो हेमा मालिनी वो किस नृत्य से संबंधित है, तो भैया ये भी भरतनाट्यम से ही संबंधित है। किससे? भरतनाट्यम से। ठीक है, भरतनाट्यम से ही संबंधित है, ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है। तो इतना कुछ आपको भरतनाट्यम के बारे में जानना है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, तब कर लें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया इस प्रारूप योजना के नेतृत्व में। देखो, ये मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि दूसरी पंचवर्षीय योजना पर जो जोर दिया गया था वो किस मॉडल पर आधारित था। तो वो जो मॉडल था वो दोस्तों वो पीसी महालनोबिस पर आधारित था। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, इसलिए आपको पहले वीडियो जरूर देखना, उससे बहुत सारी आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक नाम बहुत अच्छा आ रहा है, उन पर हम बात कर लेते हैं, सी राजगोपालचारी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो चौथा आंसर राइट हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ फैक्ट की बात करें यहाँ से, ठीक है, सी राजगोपालचारी, तो सी राजगोपालचारी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं। सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो सी राजगोपालाचारी पर अगर हम बात करें तो देखो, ये वे स्वतंत्र भारत के, क्वेश्चन पूछा जाता है स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे कौन? सी राजगोपालचारी जनरल थे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ से बन गया, कई बार पूछा गया है। इन्होंने एक पार्टी की स्थापना की थी जिसे हम स्वतंत्र पार्टी कहते हैं। वो कब की थी इन्होंने? वो की थी दोस्तों 1900, स्वतंत्र पार्टी की जो स्थापना की थी वो की थी इन्होंने 1959,
तो 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है। सबसे कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालचारी। और एक क्वेश्चन और बहुत बेहतरीन यहाँ से पूछा जाता है, जो नोट लगा के आप रखें, कि पद्मश्री पाने वाले पहले पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे, तो यही थे सी राजगोपालचारी। इन्हें पहले पद्मश्री, थोड़ा सा आप देख लें, पद्मश्री पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे। पद्मश्री पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के अनुसार 2011 से 2019 के बीच भारत में अत्यधिक गरीबी किस दर से कमी आई है, तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12.3%। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 12.3%। तो पांचवें का आंसर हो जाएगा 12.3%। ठीक है। अब हम विश्व बैंक के बारे में अगर हम बात करें, तो विश्व बैंक का सबसे पहले भैया कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन विश्व बैंक का जो मुख्यालय, एक मिनट दोस्तों, विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो दोस्तों पूछा जाता है कि वाशिंगटन डीसी है कहाँ पर, तो ये है यूएसए में। अब बात ये आती है किसका, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप और जापान के पुनर्निर्माण की मदद के लिए की गई थी। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी जो स्थापना की गई थी, जो स्थापना हुई थी वो हुई थी दोस्तों 1944 में। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, 1944 में। अगर मैं पहले अध्यक्ष की बात करूं कि भैया इसके पहले अध्यक्ष कौन थे विश्व बैंक के, मुख्यालय तो आपको पता ही है, ये मुख्यालय बताया दोस्तों मैंने, क्या बताया था मैंने, मुख्यालय। ठीक है। अगर मैं पहले अध्यक्ष की बात करूं, ठीक है, कि पहले विश्व बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे यूजीन मेयर करके इनका नाम था, यूजीन मेयर। ये कौन थे, पहले विश्व बैंक के अध्यक्ष हुआ करते थे। उनका कार्यकाल 1940 से लेके मतलब कम समय तक रहा। ठीक है, ध्यान रखना। और विश्व बैंक ने अपना पहला ऋण, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि विश्व बैंक ने सबसे पहले लोन किसे दिया था, तो विश्व बैंक ने अपना पहला ऋण विश्व बैंक ने अपना पहला ऋण किसे दिया था, फ्रांस को दिया था दोस्तों। अपना पहला ऋण फ्रांस को दिया था। पहला ऋण किसे दिया था, फ्रांस को दिया था। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फीफा 2000, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है कि फीफा 2022 मेजबानी किस देश ने की है, तो फीफा 2022 की जो मेजबानी की है वो की है कतर ने। ठीक है। तो ये जो छठवें का आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा, कतर। ठीक है दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा, कतर। अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ फीफा के बारे में। ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले स्थापना की बात कर लेते हैं इसकी। ठीक है, फीफा विश्व कप की स्थापना की बात कर लेते हैं। फीफा विश्व कप की स्थापना की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 21 मई 1904 को। स्थापना कब हुई थी, 21 मई 1904 को। अगर मैं मुख्यालय की बात करूं तो मुख्यालय हुई है स्विट्जरलैंड में। और क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि स्विट्जरलैंड में कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड में एक जगह पड़ती है ज्यूरिख। ठीक है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है। पहला फीफा विश्व कप कहाँ पर खेला गया था, शुरुआत कब हुई थी इसकी, तो पहला फीफा विश्व कप
पहला फीफा जो विश्व कप हुआ था वो हुआ था उरुग्वे में। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? उरुग्वे में। और कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। ठीक है, पहला फीफा विश्व कप कब हुआ था? 1930 में। ठीक है, और जीता भी इसी ने था, उरुग्वे नहीं जीता था। ये 30 बात समझ में गई। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ आगे, तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो ये प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। प्रत्येक 4 साल बाद होता है, इस बात का ध्यान दें आप। प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित होता है। प्रत्येक 4 वर्ष में क्या होता है दोस्तों? आयोजित होता है। अब आगे और बात करें थोड़ा सा, एक क्वेश्चन पूछा गया है किसी एग्जाम में कि बताइए दुनिया के 2/3 फुटबॉलों का निर्माण कहाँ पर होता है? तो दुनिया की 2/3, दुनिया के, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप जानकर आश्चर्य होगा, दुनिया के 2/3 से अधिक, दुनिया के 2/3 से अधिक फुटबॉल का निर्माण दुनिया के 2/3 से अधिक फुटबॉल का निर्माण कहाँ पर होता है दोस्तों? पाकिस्तान में होता है। कहाँ पर होता है? पाकिस्तान में होता है। अच्छा, एक बात तो मैं मेन बताना भूल ही गया आपको, पाकिस्तान में होता है कि ये जो फीफा विश्व कप है इसका संबंध किससे? तो इसका जो संबंध है दोस्तों वो फुटबॉल से। ठीक है, किससे? फुटबॉल से। ध्यान रखना इस बात का, किससे संबंध है इसका? फुटबॉल से। अब आगे बात कर लेते हैं। मैं आगे की अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो एक क्वेश्चन इससे ये पूछा जाता है, फीफा का कई बार फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, कई बार फुल फॉर्म पूछा गया है कि फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फीफा का जो फुल फॉर्म होता है वो फेडरेशन यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, इंटरनेशनल इंटरनेशनल टीम फुटबॉल एसोसिएशन ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। तो फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल टी फुटबॉल एसोसिएशन। आगे अगर हम बात करें यहाँ से, तो ये कहीं ना कहीं इतनी फीफा के बारे में जानकारी थी कि भैया फीफा की जो स्थापना होती है वो कहाँ पर होती है। तो फीफा की जो स्थापना मैंने बताई थी मैंने 1904 को। मुख्यालय मैंने बताया था ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। फीफा विश्व कप किससे संबंधित है? तो फीफा विश्व कप भैया तुम्हारा संबंधित है फुटबॉल से। अगर एक और क्वेश्चन है कि दुनिया के 2/3 से अधिक फुटबॉल का निर्माण कहाँ पर होता है, तो दुनिया से 2 अधिक फुटबॉल का निर्माण पाकिस्तान में होता है। फीफा का ये फुल फॉर्म है और प्रत्येक 4 वर्ष में कहीं ना कहीं आयोजित होता है। और एक बात और बताई थी कि सबसे पहले जो फीफा विश्व कप था वो किसने जीता? तो सबसे पहले जो फीफा विश्व कप था वो जीता था उरुग्वे ने। और कहाँ पर जीता था? उरुग्वे ने जीता था। और कब जीता था? तो 1930 में जीता था। अब हम आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बोला जा रहा है बोहाग बिहू के नाम से जाना जाता है। तो बोहाग बिहू के नाम से क्या जाना जाता है? और रंगाली बिहू। बोहाग बिहू के नाम से क्या जाना जाता है? रंगाली बिहू। ये है क्या, कहाँ मनाया जाता है, कैसे क्या है, हम इस पर बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल से। देखिए दोस्तों, तो हम बात कर लेते हैं बोहाग बिहू की। बोहाग बिहू, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें तो बोहाग बिहू जो है ना वो दोस्तों असम में मनाया जाता है। कहाँ पर? ये असम में मनाया जाता है।
क्योंकि इस बार क्वेश्चन ये पूछा कि बोहाग बिहू है क्या, तो आगे ये भी पूछा जा सकता है कि असम में मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये असमिया का यह है असमिया का असमिया नव वर्ष और फसल कटाई का प्रतीक है। यह असमिया नव वर्ष और फसल कटाई का क्या है दोस्तों, प्रतीक है। फसल कटाई का प्रतीक है ये। ठीक है, मतलब ये जो एक तरीके से बोहाग बिहू है ना, तो ये एक तरीके से जो बोहाग बिहू ये असम में मनाया त्यौहार है, एक तरीके से ये प्रमुख त्यौहार माना जाता है असम का। कौन, बोहाग बिहू। ठीक है, कब मनाया जाता है, तो ये असम में, मतलब कहाँ मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है, तो ये नव वर्ष और फसल कटाई के समय ये प्रतीक होता है। अब बात ये आती है कि जो बोहाग बिहू है ना, ये अप्रैल के मध्य में पड़ता है। बोहाग बिहू जो है, बोहाग बिहू जो है ना, ये प्रमुख त्यौहार है एक। ठीक है, और अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है ये बोहाग बिहू। अप्रैल के मध्य में पड़ता है, अप्रैल के मध्य में पड़ता है, और इसे अप्रैल के मध्य में पड़ता है, और इसे वसंत महोत्सव, इसे वसंत महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। इसे वसंत महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है, जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे अगर हम देखें, जो बोहाग बिहू है ना, वो असम के 3 बिहू त्योहारों में से पहला है। ठीक है, मतलब असम में 3 प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, 3 प्रकार के बिहू त्यौहार मनाए जाते हैं। कौन कौन सा, एक तो बोहाग बिहू, ये पहला हो गया। 2 और होते हैं, कोंगाली बिहू और माघ बिहू। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन आपसे अगर मान लो इस तरीके से भी पूछ सकता है कि जो बोहाग बिहू, मतलब असम में क्या है, 3 प्रकार के बिहू मनाए जाते हैं। असम में 3 प्रकार के बिहू त्योहार, 3 प्रकार के बिहू त्योहार। ठीक है, उसमें से पहला है बोहाग बिहू। ठीक है, उसी का दूसरा जो है, ये भी पूछ लिया जा सकता है, कोंगाली बिहू। ठीक है दोस्तों, कोंगाली बिहू। और हम इसी की बात करें तो ये काटी बिहू भी कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है इसे, काटी बिहू। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो तीसरा है माघ बिहू। तीसरा कौन सा है दोस्तों, माघ बिहू। तीसरा माघ बिहू है, जिसे हम भोगाली बिहू भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इतनी जानकारी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है। अब देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो राज्यसभा में अगर मैं अधिकतम सदस्यों की संख्या की बात करूं, तो राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य हैं वो कितने हैं दोस्तों, तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 हैं। कितने हैं, 250। लेकिन अगर मैं वर्तमान की बात करूं, तो वर्तमान में अभी कितने हैं दोस्तों, तो वर्तमान में हैं 245। ठीक है, कैसे क्या होता है इस पर बात कर लेते हैं। देखो, ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें, ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें तो राज्यसभा में 250 क्या होती हैं, अधिकतम सीटें होती हैं। अधिकतम कितनी सीटें होती हैं दोस्तों, 250। ठीक है, कौन से आर्टिकल में लिखा है ये वाली बात, कौन से आर्टिकल के अनुसार, तो अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं, 250 हो सकती हैं। ठीक है,
अगर मैं वर्तमान की कंडीशन की बात करूं कि वर्तमान में कितनी सीटें हैं, तो वर्तमान में दोस्तों 245 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 245। और उन्हीं 245 में 233 सीटें निर्वाचित होती हैं और 12 सीटें क्या होती हैं? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाती हैं। ठीक है, 233 जो सीटें होती हैं वो निर्वाचित होती हैं। निर्वाचित का मतलब इसमें वोटिंग होती है। और 12 सीटें जो होती हैं वो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होती हैं। मनोनीत का मतलब होता है कि राष्ट्रपति कुछ क्षेत्र में देखकर, कुछ क्षेत्रों में जो अच्छे व्यक्ति होते हैं कुछ क्षेत्रों में उन्हें देखकर कहीं ना कहीं राष्ट्रपति राज्यसभा की सांसद बना सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। 12 सीटें या 12 सदस्य, आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि थोड़ा सा राज्यसभा के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो राज्यसभा एक तरीके से, राज्यसभा के बारे में अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा का, कि अगर मैं संसद की बात करूं सबसे पहले तो, क्योंकि संसद में कितने अंग होते हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं। ठीक है, संसद के कितने अंग होते हैं दोस्तों? तो संसद के होते हैं दोस्तों 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं दोस्तों? 3 अंग। ठीक है, अब संसद के 3 अंग होते हैं और 3 अंग जो होते हैं वो संसद मिलकर किससे बनी होती है? तो संसद 3 अंगों से। पहला होता है भैया इसमें लोकसभा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनी है। ठीक है, पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा जिसे अभी हम पढ़ रहे हैं, और तीसरा है राष्ट्रपति। तीसरा क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति। ठीक है, इन 3 चीज़ों से मिलकर कहीं ना कहीं संसद का क्या होता है? निर्माण होता है। अब थोड़ा सा मैं यहीं पर रफल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये 8वें क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ मैं दोस्तों। अब आगे बढ़ें अगर, तो यहीं से कहीं ना कहीं संसद का निर्माण होता है, और संसद में यहीं से लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलाकर कहीं ना कहीं संसद का क्या होता है? निर्माण करते हैं। अगर मैं देखूं तो राज्यसभा को उच्च सदन राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक स्थायी सदन होती है। एक कैसी सदन होती है? तो यह एक स्थायी सदन होती है। यह एक स्थायी सदन होती है। इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसे भंग नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। अगर हम देखें यहाँ से इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, सदस्यों, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि इनके जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 5 साल नहीं 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे अधिक सीटें कहाँ पर हैं, कौन से राज्य में राज्यसभा की, तो सबसे अधिक है भैया यूपी में। वो भी कितनी सीटें? 31 सीट। सबसे कम, अगर मैं सबसे कम की बात करूं तो सबसे कम जो हैं वो बहुत जगह हैं, एक एक सीटें। जैसे मैं नाम बोल दे रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। यहाँ पर केवल और केवल एक एक सीटें पाई जाती हैं। तो ये कुछ राज्यसभा की विशेषता हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 6 वर्ष होता है। और राज्यसभा का जो सभापति होता है वही क्या होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ये भी आपको बात याद रखनी है।
ठीक है दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि फीफा विश्व कप 2022 में निम्नलिखित में से किस देश ने जीता है। तो ये जो जीता है ये दोस्तों अर्जेंटीना ने जीता, और इसके बारे में मैं बात अभी करके आया हूँ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि एक क्रिकेट शॉट में जिसमें बल्लेबाज अपने बल्ले को लंबवत घुमाता है और गेंद की जमीन के अनुदेश मारता है, गेंद को कवर और मिड के ऑफ के बीच में मारा जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ऑफ ड्राइव कहा जाता है। अच्छा, स्टेट ड्राइव क्या होती है दोस्तों? स्टेट ड्राइव जब सामने कोई शॉट मारा जाता है, स्टेट मतलब सामने, जब कोई शॉट सामने मारा जाता है तो इसे हम स्टेट ड्राइव कहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें समझना है। अब आगे बढ़ते हैं, अंकिता रैना, ठीक है। अंकिता रैना के बारे में 11 क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो हम बोला जा रहा है कि अंकिता रैना निम्नलिखित में से कौन से खेल से संबंधित है। तो ये लॉन टेनिस से संबंधित। किससे दोस्तों संबंधित? लॉन टेनिस। अगर मैं अंकिता रैना की बात करूं, अंकिता रैना की बात करूं तो अंकिता रैना ने 2018 में एशियाई खेलों में 2018 में एशियाई खेलों में एशियाई खेलों में उन्होंने एशियाई खेलों में उन्होंने उन्होंने एकल एकल में एकल का मतलब होता है इंडिविजुअल, एकल में कांस्य पदक जीता था। क्या जीता था दोस्तों? कांस्य पदक जीता था, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बेहतरीन क्वेश्चन है, और उसके लिए मैंने कुछ आपके सामने चीज़ें यहाँ से लाया हूँ जिससे क्या टाइम भी नहीं हो और आपके सामने अच्छा कंटेंट आ जाए। बोला जा रहा है कि क्वेश्चन में ये है कि 12 जुलाई 2023 तक दीपिका देशवाल ने तीसरी बार भाषण देने में सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई हैं। देखो, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इनके, तो सबसे पहला जो भाषण दिया था संयुक्त राष्ट्र संघ में, वो संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर मैं हिंदी में भाषण की बात करूँ तो हिंदी में भाषण देने वाले पहले जो भारतीय थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। हिंदी में भाषण देने वाले हिंदी में भाषण देने वाले पहले जो पहले जो भारतीय थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ होता क्या है, हमें इस पर बात कर लेंगे। देखो, अगर मैं संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करूं तो संयुक्त राष्ट्र संघ, यहाँ से समझे, संयुक्त राष्ट्र संघ एक संविधान को चार्टर्ड कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को चार्टर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चार्टर्ड। 25 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को, कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में एल्टा सम्मेलन हुआ, और यहाँ पर ये चार्टर्ड बनाए गए। 111 अनुच्छेद हैं, इसमें 13 अध्याय हैं। यूएनओ की जो स्थापना की गई थी, 24 अक्टूबर 1945 में। देखो, हुआ क्या था, आपको पता होना चाहिए कि 2 विश्व युद्ध हुए थे। 2 विश्व युद्ध में, मैं कहाँ पर समझाऊँ चीज़ें, एक मिनट थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो, आपको पता होना चाहिए 2 विश्व युद्ध हुए थे। जो पहला हुआ था वो आपको पता होना चाहिए 1914 से 1918 के बीच में हुआ था पहला। अगर मैं द्वितीय विश्व युद्ध की बात करूँ तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1939 से 45 तक हुआ था। देखो, जब पहला विश्व युद्ध हुआ था ना, तो पहले विश्व युद्ध के बाद एक संस्था बनाई गई थी, और उस संस्था से ये कहा गया था कि आपको है ना पूरे देश में, कहीं ना कहीं पूरे विश्व में एक संस्था बनाई गई थी, और ये कहा गया था कि पूरे विश्व में आपको कहीं ना कहीं क्या करना है, एक तरीके से शांति रखना है। क्योंकि 1914 और 1918 में जो कहीं ना कहीं एक जनहानि देखी गई और बहुत ज़्यादा जो आर्थिक लॉस देखा गया, उसे देखकर कहीं ना कहीं एक संस्था बनाई गई। पेरिस में सम्मेलन हुआ था, और पेरिस में सम्मेलन होने में 1920 को लीग ऑफ नेशन इसे कहा जाता है, और वहाँ पर एक संस्था बनाई, ठीक है, और लीग ऑफ नेशन नाम से एक संस्था बनाई है, और कहा गया कि अब अगली बार युद्ध नहीं होना चाहिए। तो ये जो संस्था थी ना, ये लीग ऑफ नेशन वाली संस्था, ये फेल हो गई। फेल क्यों हो गई? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध फिर से हुआ। अब जैसे ही जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो कहीं ना कहीं अब द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद कहीं ना कहीं आप ये मान के चलें, फिर ये सम्मेलन
इस सम्मेलन को लीग ऑफ नेशन की जगह 24 अक्टूबर 1945 की इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। क्योंकि लीग ऑफ नेशन फेल हो गया। अब 1939 से 45 के बीच में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसमें भी बहुत बड़े लेवल पर जानहानि हुई और बहुत आर्थिक लॉस हुआ। तो अब तीसरी बार विश्व युद्ध ना हो, इस वजह से कहीं ना कहीं यूएनओ की स्थापना की गई और कहा गया है कि हमें जो एक उद्देश्य रखना है वो पूरे विश्व में शांति बनाए रखना है। जो उद्देश्य होगा हमारा वो क्या होगा? शांति बनाकर रखना होगा। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें लिखा भी है कि अगर हम यूएनए की स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगर युद्ध की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना है। मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क, मैनहट्टन द्वीप, ये भी पूछा जाता है। जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में तो है, लेकिन न्यूयॉर्क में कौन से द्वीप में है? तो मैनहट्टन द्वीप में। कितने मंजिल का है? ये भी है 39 मंजिल, 17 एकड़ और कहीं ना कहीं दान जी रिकॉर्ड में फैला हुआ है। ध्वज की बात करें तो 2 जैतून है, कुछ इस तरीके से। अगर मैं भाषाओं की बात करूं तो 6 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, लेकिन उनमें से जो कार्यकारी भाषा है, मतलब जो कार्य किया जाता है वो अंग्रेजी और फ्रेंच में ही किया जाता है। वो अंग्रेजी और किस में किया जाता है? फ्रेंच में। बात करूं यानी कि यूएनओ के अंग की, तो अंग कितने हैं इसमें? अंग दोस्तों 6 अंग बताए गए हैं, ठीक है। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, कई बार पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यायालय परिषद और सचिवालय। सुरक्षा परिषद के कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से अगर मैं बात करूं सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 तो अस्थायी होते हैं, 2 वर्ष, मतलब हर 2-2 वर्ष बाद 10 अस्थायी सदस्य बनते जाते हैं और 5 जो होते हैं वो अस्थायी हैं। ये अनिश्चित है, इन्हें हम कभी चेंज नहीं कर सकते। मतलब अस्थायी जो सदस्य का मतलब होता है कि हर 2 वर्ष बाद चेंज होते जाएंगे 10 में से। स्थायी सदस्य हैं कौन कौन से जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते? एक अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन है, फ्रांस और रूस है। ये नाम याद रखना है आपको। वीटो का अधिकार इन 5 देशों के पास है। वीटो का मतलब होता है एक तरीके से अपने वोटिंग से सारी चीज़ों को पलट देना। सर्वाधिक वीटो का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वाधिक जो वीटो का प्रयोग किया वो रूस ने किया है। प्रथम बार वीटो का प्रयोग किसने किया? तो प्रथम बार वीटो का प्रयोग यूएसए ने किया, जो कि रोडेशिया पर किया गया था, ठीक है। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग 1972 में बांग्लादेश की विश्व संस्था पर किया था, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी है जिसे हमें समेट के रखना है और याद करके इनमें से एक भी क्वेश्चन आपका यूएनओ से बाहर नहीं जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है? अगला क्वेश्चन कि पहली और सबसे महत्वपूर्ण, 13 क्वेश्चन है, 13 वाला। पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है। तो ये कौन करता है? मुद्रा करता है, ठीक है। इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें हमें बस इतना याद रखना है कि पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि विनिमय के माध्यम में कौन रूप में कार्य करता है। तो विनिमय का मतलब होता है एक चीज़ से दूसरी चीज़ों का खरीद फरोख्त करना, जैसे हम विनिमय कहते हैं ना, एक चीज़ से दूसरी चीज़ों का लेना, ठीक है। जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली थी कि वस्तु के बदले हम पहले क्या लिया करते थे? वस्तु। उसी तरीके से ही मुद्रा की बात की जा रही है। अगर हम रणजीत सिंह गोल्ड कप की बात करें, ठीक है, तो रणजीत सिंह गोल्ड कप किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। हॉकी से क्या क्या संबंधित है ये हम पहली वीडियो में बता चुके हैं बहुत डिटेल में, तो इसी के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। वहाँ तो जगह है नहीं, यहीं पर थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? अगर हम क्वेश्चन नंबर की बात करें दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो 14 का जो आंसर है वो ये पूछा गया है कि जो रणजीत सिंह कप है वो उसका संबंध किससे है? तो रणजीत सिंह का जो कप का संबंध है वो है दोस्तों एक तरीके से हॉकी से। किससे? हॉकी से। अब देखो हम बात कर लेते हैं, ये जो कप है, यह कप महाराजा रणजीत महाराजा रणजीत सिंह के महाराजा रणजीत के नाम से संबंधित है। यह कप महाराजा रणजीत के नाम से संबंधित है, ठीक है। नाम से कौन थे महाराजा रणजीत सिंह और क्या क्या से था? तो अगर मैं बात करूं, रणजीत सिंह गोल्ड कप जीतने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे, रणजीत सिंह, एक मिनट, रणजीत सिंह गोल्ड कप जीतने वाले
जीतने वाले रणजीत सिंह गोल्ड कप जीतने वाले प्रथम व्यक्ति का जो नाम था, प्रथम व्यक्ति का जो नाम था वो नाम था फरगट। क्या नाम था? फरगट सिंह। ठीक है दोस्तों, क्या नाम था? फरगट सिंह। अगर मैं बात करूं कि ये जो रणजीत सिंह कप की शुरुआत कब हुई थी? तो ये शुरुआत हुई थी दोस्तों 1978 में। 1978 में से स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1978 में। कौन थे रणजीत सिंह? तो हमें इनके बारे में समझना है कि महाराजा रणजीत सिंह का जो शासनकाल था वो 1792 से लेकर 1839 तक चला था। कब तक चला था? 1839 तक। इन्होंने किया गया था, इन्होंने पंजाब में सिख शासन की स्थापना की थी। इन्होंने पंजाब में सिख शासन की क्या की थी दोस्तों? सिख शासन की स्थापना की थी। सिख शासन की क्या की थी दोस्तों? स्थापना की थी। अगर मैं बात करूं तो इन्होंने 1799 में लाहौर पर अधिकार कर लिया, तो उसे राजधानी बनाई थी। लाहौर पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था, और इसी को क्या बनाया गया था? इन्होंने राजधानी बनाई थी लाहौर को। 1799 इसी पर अधिकार करके उन्होंने लाहौर को राजधानी बनाई थी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था क्या तुम्हारा? अगला क्वेश्चन था कि भैया 15 वाला क्वेश्चन था कि मेक इन इंडिया 25 सितंबर को लॉन्च हुआ। 25 सितंबर और कब लॉन्च हुआ था? तो देखो, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे लागू किया, मतलब लॉन्च किया गया था, चालू किया गया था क्या इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य विनिर्माण को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना था। मतलब जो एक तरीके से ये जो संस्था लॉन्च की गई थी, या एक तरीके से जो लॉन्च किया गया था, ठीक है, 2014 को ये जो मेक इन इंडिया लॉन्च किया गया था, इसका जो उद्देश्य था वो विनिर्माण को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना था। विनिर्माण को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर को पैदा करना था कुल मिलाकर। ठीक है, तो ये आप इतना तो जान ही सकते हैं, लिख लेना आप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 1857 की क्रांति से संबंधित है। ठीक है, 1857 की क्रांति पूछा गया है आपसे कि 1857 निम्नलिखित में से किस युद्ध का संबंध मंगल पांडे की फांसी से? तो आपको पता है मंगल पांडे की जो फांसी का संबंध है वो किससे दोस्तों? 1857 की क्रांति से। ठीक है, अब देखो 1857 की क्रांति की कुछ कहानी समझ लेते हैं हम यहाँ से। ठीक है, हुआ क्या था, मैं लिखवा कम रहूँगा, बोलता जाऊँगा। 1857 के विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था, तात्कालिक का मतलब उस समय जो कारण था, जब हुआ क्या था कि जब एनफील्ड राइफल पेश की गई थी तो इससे सैनिकों में आक्रोश आ गया था। क्यों आ गया था आक्रोश? क्योंकि इससे पहले सैनिकों को अपनी राइफलों के साथ गन पाउडर और गोलियों को लेकर चलना पड़ता था। जैसा कि एक अफवाह थी कि कारतूस सूअर और गाय की चर्बी से सना हुआ था। मतलब जो कारतूस छीला जाता था वो कहीं ना कहीं सूअर और गाय की चर्बी से सना हुआ था। क्योंकि मुसलमान सूअर को वर्जित मानते हैं और हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता था, तो इस चीज़ की अफवाह फैली और एक उच्च जाति के सिपाही ने निम्न जाति के मजदूर के बीच बरकरार खबरों के माध्यम से कंपनी के अधिकारियों को अफवाह का पता चला था। अब हुआ क्या था कि 10 मई मेरठ में 10 मई 1857 को कहीं ना कहीं ये 1857 की क्रांति स्टार्ट हो गई थी। और मंगल पांडे नामक व्यक्ति ने क्या कर दिया था, यहाँ से एक उनके अधिकारी को मतलब मौत के घाट उतार दिया था। तो शुरुआत अगर हम बात करें तो शुरुआत कब से मानी जाती है इसकी? ठीक है, तो 10 मई 1857 से ये शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, 10 मई 1857 से। और कहाँ से शुरुआत मानी जाती है? तो मेरठ में। ठीक है, मेरठ में ही मंगल पांडे ने वहाँ के एक अंग्रेजी अधिकारी को क्या कर दी थी? अंग्रेजी अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, अब जब गोली मारकर हत्या कर दी तो ये आंदोलन धीरे धीरे फैलता गया, और जब आंदोलन फैलता गया तो यहाँ से
हर जगह पहले वहाँ से मेरठ, मेरठ से फिर ये दिल्ली, दिल्ली के बाद ये लखनऊ, कानपुर, ठीक है, बिहार, झांसी, ऐसे फैलता चला गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि दिल्ली के जो नेतृत्व करता थे, मतलब 1857 की क्रांति के समय दिल्ली के जो नेतृत्व करता थे वो थे कौन, ये पूछा जाता है। तो ये थे जनरल बख्त खां। ठीक है, जनरल जनरल बख्त जनरल बख्त खान। ठीक है, ये दिल्ली के नेतृत्व करता थे, जो कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। अगर मैं कानपुर की बात करूं तो कानपुर में थे नाना साहेब। कानपुर में कौन थे दोस्तों? नाना साहेब। फिर उसके बाद मैं लखनऊ की बात करूं, ये पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लखनऊ में 1857 की क्रांति के समय लखनऊ का नेतृत्वकर्ता कौन था। नेतृत्वकर्ता का मतलब कौन लीड कर रहा था, तो यहाँ कर रही थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत बेगम हजरत महल। ठीक, ये सब की पॉइंट हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बरेली में कौन कर रहा था, तो बरेली में थे खान बहादुरी। ठीक है दोस्तों, कौन थे? खान बहादुरी। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाए बिहार में कौन थे, ये पूछा गया क्वेश्चन है कई बार कि भैया बिहार में कौन नेतृत्व कर रहा था, तो बिहार में कर रहे थे कुंवर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह। डेट आपको याद ही रखनी है, 10 मई 1857, मेरठ से। झांसी का और याद कर लें आप, झांसी में थी रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मी बाई। ठीक है, कौन था? रानी लक्ष्मी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये है कि भैया इस समय जो सैन्य विरोध चल रहा था, इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? ठीक है, 1857 की क्रांति के समय, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कौन हुआ करता था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्तों, कौन हुआ करता था? लॉर्ड कैनिंग। अब अगर हम आगे क्वेश्चन की बात करें, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, इसको मैं रब कर देता हूँ। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 1857 की क्रांति किस युद्ध को राजस्थान साहित्य में गोरे कालों का युद्ध कहा गया है? तो ये चैलवास युद्ध है, एक राजस्थान में चैलवास युद्ध है, जहाँ पर गोरे और कालों का युद्ध कहा गया है राजस्थान साहित्य में। तो कौन सा युद्ध है? चैलावास युद्ध। चैलावास का युद्ध। चैलावास का युद्ध। क्वेश्चन क्या था, फिर से सुनो। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 1857 की क्रांति के किस युद्ध को राजस्थान साहित्य में गोरे कालों का युद्ध कहा गया था? तो चैलावास युद्ध में कहा गया। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित भारतीय मूल से अधिकारी कैप्टन प्रतिमा बुल्लर माल्टोनाडो विभाग सर्वोच्च रैंक वाली दक्षिण एशियाई महिला बन गई है, तो ये कौन सी है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, कहाँ पर? अब आपातकाल भारतीय आपातकाल की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में से कुछ मौलिक अधिकार, निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित किए जा सकते हैं? तो यह है बाहरी आपात के दौरान, जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण। ठीक है, बाहरी आपात की अगर स्थिति के दौरान युद्ध या बाहरी आक्रमण में ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों के निलंबन में अगर मैं बात करूं, मौलिक अधिकारों के निलंबन में भारतीय संविधान की अनुच्छेद अनुच्छेद आर्टिकल आर्टिकल 359 में लिखा है द्वारा नियंत्रित होता है। 359 द्वारा क्या होता है? नियंत्रित होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो 1978 के 44वें संविधान संशोधन, 1978 के 44वें 1978 के 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम संशोधन अधिनियम
संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों के निलंबन को क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। और प्रतिबंधित करके ये सुनिश्चित किया है कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये किस नियम के तहत, 1978 के 44वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, एक कौन सा होता है, राष्ट्रीय आपातकाल होता है, ठीक है दोस्तों। एक होता है राज्य आपातकाल, जिसे हम राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, राज्य आपातकाल। और दूसरा होता है वित्तीय आपातकाल, जो कि भारत में अभी तक लगाया नहीं गया है, वित्तीय आपातकाल, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। इंदिरा गांधी ने एक आपातकाल लगाया था 1975 से 1977 तक, ये डिटेल में और इस पर हम बात कर लेंगे कभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1900 बेरियम और हाइड्रो ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, BaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी बाला कलापम के संबंध किस नेत्र से, तो कुचिपुड़ी से। इसको मैं यहाँ से समझा दे रहा हूँ। देखो कुचिपुड़ी क्या है, कुचिपुड़ी का जो संबंध है वो आंध्र प्रदेश से, और ये एक लोकप्रिय नृत्य है, इसे हम मटका भी कहते हैं। ये पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। और इस नृत्य के नर्तक द्वारा पैर की अंगुली का काल्पनिक आकृति बनाता है। कुछ नाम क्या है इसके, भगवान रेड्डी, राजा रेड्डी, इंद्राणी, रहमान और यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है। पढ़ लेना। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको सचमुच में लगता है कि ये वीडियो कुछ ना कुछ हेल्प कर पा रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें।